हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएन इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता है एसएन इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल। इसलिए कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। तो हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की आर्थिक व्यवस्था आर्थिक शास्त्र की जो बुक है उसका चैप्टर 2। उसमें हमने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं। वो उसकी वीडियो आपको पहले बनाई जा चुकी है और वीडियोस के प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पर। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से देखें या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको हमारी चैनल की तरफ से बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर बात करना हो, जानना हो उसके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप किस विषय को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। उसी भी आधार पर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न कहता है, क्या आप मानते हैं आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन के कहने का मतलब है, या फिर क्वेश्चन दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है कि आर्थिक गतिविधियों में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की क्या भूमिका है, इसकी व्याख्या करें। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछने के व्यू अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर तो एक ही होगा। तो आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित की जाती हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र के नाम से? सेवा क्षेत्र। ये जो तृतीयक क्षेत्र है इसके अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसे डिटेल में हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना है पहले से ही, कि अगर 2 नंबर के लिए भी पूछा जाए तो बता सकें, 5 नंबर के लिए भी पूछा जाए तो हम बता सकें। इसके लिए एलिजिबल रहें, वरना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। क्योंकि अगर हम शॉर्ट में याद करते हैं तो हम सिर्फ 2 नंबर के लिए ही बता पाएंगे, लेकिन लॉन्ग में याद करने से क्या फ़ायदा होगा? एक तो जानकारी अधिक होगी, फिर दूसरा अगर हमें जिस तरह से पूछा जाएगा उस तरह से आंसर देने के लिए हम एलिजिबल रहेंगे। तो इसके डिफिनेशंस देखते हैं एकदम अच्छे से विस्तार में। पहला जो था प्राथमिक क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत क्या होता है? प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं का प्रयोग के लिए एकत्रित करने से संबंधित विभिन्न कार्यों का प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कह सकते हैं, कर नहीं कह सकते हैं। खनन, लकड़ी काटना या लीवरिंग और मत्स्य ग्रहण आदि ऐसे ही कुछ प्राथमिक गतिविधियां हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है भाई? हम लोग पहले नोट्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आप जाइए नोट्स का जो वीडियो बना हुआ है उसे देखिए, अच्छे से समझ जाएंगे। उसमें बहुत चर्चा कर चुके हैं हम, तो फिर इसमें चर्चा नहीं कर सकते। दूसरा जो दूसरा पॉइंट है वो है द्वितीयक क्षेत्रक। ये गतिविधियाँ जो कच्चे मार्ग अथवा प्राथमिक उत्पादों को मानव के लिए उपयोगी वस्तुओं में बदलती हैं, द्वितीयक गतिविधियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए चीनी उद्योग, कागज उद्योग और आदि प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। अब वैसी गतिविधियाँ जो प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर होती हैं द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब ये तृतीयक क्षेत्रक क्या है? तृतीयक क्षेत्रक या सेवा क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्र वे गतिविधियाँ जिनकी विविध क्रिया आधुनिक उद्योगों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ कहलाते हैं। तृतीयक क्षेत्रक उद्योगों के उदाहरण हैं यातायात, संचार, बैंक, शिक्षा आदि। तृतीयक क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं, वन सेवाओं का निर्माण किया जाता है। राष्ट्रीय आय का मुख्य आधार ये तृतीय क्षेत्र ही है, चाहे रोजगार का मुख्य आधार अभी भी कृषि या प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से
तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र के समझ सकते हैं आप। फिर इसका विस्तृत में अब चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। क्या कहता है प्रश्न नंबर 2? तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न है कैसे? सदुदाहरण व्याख्या कीजिए। ये जो तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कह सकते हैं, वो जो है अन्य 2 जो क्षेत्रक है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र, इनसे किस प्रकार से भिन्न है, इसके लिए उदाहरण सहित हमें व्याख्या करना है इसका। तो आइए हम इसका जिक्र करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। क्या कहता है आंसर? तृतीयक क्षेत्र में अनेक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि यातायात, संचार, बैंक, शिक्षा आदि। इस क्षेत्र में किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। मैं बार बार रिपीट कर ही रही हूँ कि तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र में एक प्रकार के वे लोग हैं जो प्राथमिक और विषय क्षेत्र से संबंधित सेवाओं में लगे हुए हैं, जैसे यातायात, संचार, व्यापार, बैंकिंग, स्टोरेज आदि गतिविधियों में। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका संबंध प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों से सीधे नहीं होता। वे उत्पादन में कोई सहायता नहीं करते। ऐसे लोगों में व्यक्ति को सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोग, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची एवं वकील आदि सम्मिलित हैं, या फिर प्रशासनिक कार्य में लगे हुए लोग होते हैं। इस प्रकार तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया गया है। इसमें कुछ ज़्यादा मैं नहीं समझा पाऊँगी क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। पिछली वीडियो में सेवा क्षेत्र का अधिक जिक्र किया गया है, आप जाके देखें वीडियो तो ज़्यादा समझ में आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसको देखे बिना ये कुछ समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन आंसर्स। और मेरा वादा है कि अगर वो वीडियोस देखते हैं तो आपके कम से कम 75% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़रूर क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के। और सब्जेक्टिव तो मैं अभी करा रही हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ जाएंगे बहुत जल्द। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रचंड बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से इसकी एक एक उदाहरण दे। ये प्रचंड नहीं, प्रचंड या फिर छिपी बेरोजगारी, ये क्या होती है, इससे क्या अभिप्राय है, मतलब इसका क्या मतलब है, इसका डिफिनेशन पूछा है। और साथ में ये भी कहा है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में इसकी एक एक उदाहरण दे। जो शहरी क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे एक एक उदाहरण के थ्रू भी इसे समझाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आंसर को। आंसर कहता है, जब किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं तो वैसे बेरोजगारी को प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। जब एक व्यक्ति का कार्य हो, उसको 2 व्यक्ति करने लगे तो उसमें एक तो बेरोजगारी कहलाएगा ना, ज़बरदस्ती उसमें घुस के काम कर रहा है, बेचारे दूसरे का भी काम डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी सैलरी कट ऑफ हो जाएगी, तो इसे प्रचंड या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। इसका उदाहरण, सटीक उदाहरण तो नहीं दिया जा सकता है, यहाँ उदाहरण का जिक्र किया नहीं गया है आंसर में, तो मैं इसको लीव करती हूँ यहाँ पे उदाहरण का। लेकिन एग्जाम्पल आपको पिछले वीडियो में दिया गया है, तो आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। 4th नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दें। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके विकास में सेवा क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हैं तो भी तर्क दें, और अगर नहीं है तो भी इस पर अपना विचार विमर्श प्रकट करें। ये क्वेश्चन के कहने का मतलब है।
तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हम देंगे ऐसे, जिन गतिविधियों के द्वारा चीज़ों के निर्माण की अपेक्षा सेवाओं का निर्माण होता है उसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। मतलब कि जिन गतिविधियों के द्वारा चीज़ों के निर्माण की अपेक्षा चीज़ों के निर्माण से ज़्यादा सेवाओं का निर्माण होता है, तृतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। इस बात में कोई भी संदेह नहीं कि भारत में विकास प्रक्रिया से जीडीपी तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि होती है। रोजगार के क्षेत्र में 33 क्षेत्रीय हिस्सेदारी को इतना अधिक नहीं हो सकी है, 33% जो हिस्सेदारी है इतनी नहीं हो सकी है। सन 2000 ईस्वी में रोजगार के क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 60% थी, द्वितीय क्षेत्र की भागीदारी 18% और तृतीय क्षेत्र की भागीदारी 22% थी। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तीसरे क्षेत्र को कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है या कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्योंकि इसकी भी भागीदारी अभी 33% हो चुकी है और 2000 सन में 22% यानी 22% थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम क्या कह रहा है। संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें। अब तुलना करना संगठित और असंगठित रोजगार परिस्थितियों की, तो आइए करते हैं। पहला, वे क्षेत्र जो सरकारी नियंत्रण में होता है और जहाँ पर हर काम नियमानुसार होता है उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। संगठित क्षेत्र क्या होता है, जिसका जो सरकारी कायदों में होता है, सरकारी कानूनों के अंतर्गत सरकार उसका नियंत्रण करती है, संगठित क्षेत्र कहलाता है। अब असंगठित क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ नौकरी नियमित नहीं होती और उन पर सरकार का भी कोई नियंत्रण नहीं होता उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। संगठित यह है, असंगठित होगा। अब इसमें अंतर भी तो स्पष्ट करना था हमें, तो कर देते हैं। संगठित क्षेत्र में जबकि विशेष नियमों का पालन होता है जिसके कारण श्रमिकों के हितों की रक्षा होती है, परंतु असंगठित क्षेत्रों में ऐसे किसी विशेष कानूनों का पालन नहीं किया जाता। जो संगठित क्षेत्र होता है उसमें नियम कायदे कानूनों का पालन किया जाता है, जिससे जो श्रमिक मजदूर होते हैं उनको लाभ मिलता है, उनकी जो हित होती है, उनके जो कार्य हैं, उनकी कुशलता है, उसकी रक्षा बनी रहती है। जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई नियम कानून उन पे लागू हो। फिर दूसरा अंतर क्या कहता है, संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को उचित वेतन और वह भी ठीक समय पर मिल जाता है, परंतु असंगठित क्षेत्र में ऐसा कम ही होता है। मतलब जो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत श्रमिक मजदूर कार्य कर रहे होते हैं उन्हें समय समय पर वेतन मिलता रहता है, तनख्वाह मिलती रहती है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कम ही देखा जाता है कि समय समय पर उन्हें उनका वेतन मिल सके। फिर एक और पॉइंट है, जबकि संगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की नौकरी प्रायः पक्की होती है और वहीं असंगठित क्षेत्रों में नहीं। जो संगठित क्षेत्रों में नौकरियां होती हैं वो एकदम पक्की होती है कि आपकी नौकरी है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है कि उनकी नौकरी पक्की हो। ठीक है, एक और अंतर यहाँ पे दिखाया गया है। जब संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को सरकारी नियमों के अंतर्गत वेतन के अतिरिक्त भविष्य निधि, चिकित्सा है और अन्य भत्ते तथा वेतन से
ही छुट्टियां मिलती हैं, वहाँ प्रायः असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। जो कि संगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, उन्हें सरकारों के द्वारा नियमानुसार हर महीने वेतन तनख्वाह मिलते रहता है, और वेतन के अतिरिक्त भविष्य के लिए जो हमें पेंशन मिलता है, सरकारी पेंशन, वो भी मिलता है। फिर फ्री की चिकित्सक जो डॉक्टर की सेवा होती है वो उपलब्ध होती है, और सारे बहुत से फंक्शनैलिटी मिलते हैं हमें, जो कि असंगठित क्षेत्र में ऐसे कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। फिर एक और पॉइंट दिया गया है, जबकि संगठित क्षेत्र में रिटायर होने के पश्चात पेंशन आदि मिल जाती हैं, वहीं असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। हमने बोला ना, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है वो सिर्फ संगठित क्षेत्रों में ही मिल सकती हैं, और संगठित क्षेत्र में बिल्कुल ही नहीं मिल सकती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कहता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना या रोजगार अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। ये जो ये दिया है ना, ये क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, जो कब लागू हुआ था? 2005 में। इसके उद्देश्य क्या है, इसकी व्याख्या करना है। तो आइए देखते हैं हम। ये रहा आंसर। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा श्रमिकों की साधारण अवस्था को सुधारने के लिए केंद्रीय सरकार ने 2005 को यह अधिनियम पास किया। जो ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम है, इसे सरकार ने 2005 में लागू किया था या पास किया था। किस मकसद से? ताकि जो ग्रामीण श्रमिक हैं या साधारण श्रमिक हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था जो अवस्था है बिगड़ी है, अच्छी नहीं है, उनको सुधारने के उद्देश्य से तथा रोजगार के अवसर को बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें बनाया गया है, इस अधिनियम को। यह अधिनियम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार केवल देश के 200 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों को यह विश्वास दिलाया गया है कि काम न मिलने पर उन्हें वर्ष में 100 दिनों के रोजगार के लिए गारंटी दी जाती है। यदि श्रमिकों को वर्ष भर में 100 दिनों का काम नहीं मिलेगा तो सरकार उनकी पूर्ति करेगा और उन्हें बेरोजगारी भत्ता देगी। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार उस प्रकार के कामों को वरीयता देगी जिससे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। तो अब हम विदा लेते हैं इस वीडियो से। ये वीडियो समाप्त होता है यहीं, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखो। स्टूडेंट्स, पढ़ाई अच्छे से करो, मन लगा के करो। एग्ज़ाम हमें पास करना है और हमेशा टारगेट बना के रखो अबव 95%। क्या? यू हैव टू अचीव marks in board examination above 95% and मुझे बहुत उम्मीद है, I expect that to you that you can do it. See that we can do it and you can do it. Then bye, विदा लेते हैं हम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन एसएन इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है, जो मोटिव है हमें यहाँ तक पहुँचने में, जो भी सपोर्ट मिलता है वो सब आप ही से मिलता है। गाइस, हमें सपोर्ट किया करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।